हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चा हम लोग डायरेक्ट प्लांट क्यों नहीं बोल रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट क्यों बोल रहे हैं। बच्चा जब आप 11th में प्लांट चैप्टर पढ़े हो तो आपको पता है कि बच्चा प्लांट 5 तरीके का होता है। सबसे पहले होता है अलगी, फिर होता है भाई ब्रायोफाइट, फिर होता है टेरिडोफाइट, फिर होता है भाई जिम्नोस्पर्म, एंड सबसे लास्ट में होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये आप 11th में पढ़े होगे कि सबसे पहले अलगी होता है, फिर ब्रायोफाइट होता है, फिर टेरिडोफाइट होता है, फिर जिम्नोस्पर्म होता है और सबसे लास्ट में होता है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो एंजियोस्पर्म है भाई बच्चा, ये जो एंजियोस्पर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। बात समझ में आया। ये एंजियोस्पर्म को ही हम लोग फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। और फ्लावर जो है प्लांट्स के अंदर, आप क्या सोचते हो, आप अभी तक क्या सोचे हो फ्लावर क्यों होता है प्लांट्स के अंदर। तो आप सोचते होगे सर फ्लावर जो है वो प्लांट का ऐसे ही खूबसूरत सा पार्ट है, आपको वो खूबसूरत लग रहा है, आपको वो सुगंधित लग रहा है, पर फ्लावर प्लांट्स के लिए उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे इंसान के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए मेल के अंदर पेनिस होता है, टेस्टिस होता है, वैसे ही फीमेल के अंदर ओवरी होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, विजाइना होता है। ये मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ह्यूमंस की बात हो रही है। वैसे ही प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बच्चा हम लोग फ्लावर बोलते हैं। बात समझ में आया। जी सर। तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें आज जो कवर करना है वो कवर करना है इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और फंक्शन ऑफ फ्लावर पार्ट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर के क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा ये सीख तुम कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। फ्लावर क्या है बच्चा, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर के अंदर बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। लास्ट क्लास में आपको बताए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन होता है, ये दोनों बात आपको हम बताए थे। तो फ्लावर के अंदर बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं बच्चा, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टैमेन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैमेन बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चा, या तो आप पिस्टिल बोलिए, या तो आप पिस्टिल बोलिए, या आप कार्पेल बोलिए, या तो पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए। बात समझ में आया। तो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उस सॉरी प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है। तो फ्लावर प्लांट का क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, स्टामेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पेस्टिल। आया बात समझ में, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक बात समझ में आना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। Diversity of structure of inflorescence, flower and floral part show amazing range of adaptation to ensure formation of seed and fruit। बच्चा बोल रहा है आप फ्लावर क्या एक तरीके का देखे हो, नहीं सर, बहुत अलग अलग तरीके का फ्लावर होता है कि नहीं होता है भाई। फ्लावर बहुत अलग अलग तरीके का होता है। वही बोल रहा है कि इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है फ्लावर में और उसके फ्लोरल पार्ट में कि वो हमको मेस्मराइज कर रहा है, हमको उसको देखने में, उसको सूंघने में, उसको एहसास करने में मजबूर कर रहा है। एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी रिच कलर्स ऑफ फ्लावर, स्केन्स, परफ्यूम्स ऑफ फ्लावर एंड मिरियाड्स ऑफ फ्लावर। बच्चा ये क्या है,
ये जो आप फ्लावर देख रहे हो अभी तुरंत हम आपको बताए हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और रिप्रोडक्शन में फ्लावर का जो कलर है, फ्लावर का जो सुगंध है, फ्लावर का जो खूबसूरती है, वो ज्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है अभी हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ human beings have had an intimate relationship with flower since time immemorial। बिल्कुल भाई, हम लोग अपने डेली लाइफ में फ्लावर का बहुत यूज करते हैं। जैसे कैसे सर? पूजा पाठ में डेली यूज करते हैं फ्लावर। अगर घर को सजाना हो या किसी को भेंट देना हो तो वहां भी क्या चीज का यूज करते हैं? फ्लावर का यूज करते हैं। अगर घूमना हो तो फ्लावर के बगीचे में घूमते हैं, है ना। शहद हम लोगों को फ्लावर से मिलता है। तो हमारा जो फ्लावर के साथ रिलेशन है वो बहुत पुराना है। Flowers are object of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value। मतलब फ्लावर का क्या क्या वैल्यू है हमारे जीवन में? एस्थेटिक यानी कि हमको क्या बिलीव करवाता है? ऑर्नामेंटल यानी कि हमको क्या करवाता है? खूबसूरती के लिए, सजावट के लिए चाहिए। सोशलाइज, एक दूसरे को विश करना हो तो फ्लावर का काम आएगा। रिलीजियस, किसी पूजा पाठ में चाहिए, तो किसी कल्चरल इवेंट में भी हम किस चीज से सजावट करते हैं? तो फ्लावर से करते हैं। यानी कि फ्लावर प्लांट के लिए भले ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, पर हमारे जीवन में कैसे कैसे यूज होता है वो आपको दिया गया है एज ए फॉर्म ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। फ्लावर आर यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ कन्वेइंग ह्यूमन फीलिंग्स। बिल्कुल, आप सभी लोग जानते हैं, बड़े हो चुके हैं आप लोग, एक दूसरे को फीलिंग्स बताना है ना। देखते हो ना आजकल प्रपोज मारता है घुटने पे बैठ के फ्लावर देके। कौन सा फ्लावर? रोज का फ्लावर देके। तो फ्लावर क्या है? हमारा आपके साथ रिलेशन कॉन्वे करने का, फीलिंग्स कॉन्वे करने का भी एक जरिया है। जैसे कि लव का फीलिंग, अफेक्शन का फीलिंग हो गया, हैप्पीनेस का फीलिंग हो गया, ग्रीफ का फीलिंग हो गया, या मॉर्निंग का फीलिंग हो गया। आप देखते हैं कि फ्लावर ना ही हम सिर्फ अच्छे ओकेशन पे चढ़ाते हैं, बल्कि कुछ शोक संदेश वाले ओकेशन पे भी हम लोग फ्लावर चढ़ाते हैं। तो इन सारी इंसान के जीवन में इन सारे जगह पे फ्लावर का वैल्यूज है। तो प्लांट के अंदर कैसा वैल्यू है? रिप्रोडक्शन कराने के लिए। तो वह बायोलॉजिस्ट, अब जो बायोलॉजी वाला है उसके लिए फ्लावर क्या है? फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बाकी जो नॉन बायोलॉजिस्ट है, जो बायोलॉजी नहीं जानते हैं, जो नॉर्मल पीपल है, जो आम जनता है, उसके लिए फ्लावर जो है क्या है? पूजा पे चढ़ाने का चीज है, किसी को भेंट देने का चीज है, घर सजाने का चीज है, मंदिर सजाने का चीज है। लेकिन जो एक बायोलॉजिस्ट है, जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जो प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उनके लिए फ्लावर क्या है बच्चा? उनके लिए फ्लावर प्लांट का साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब प्लांट का सेक्सुअल पार्ट है क्या? फ्लावर। किसके लिए? जो बायोलॉजी से जान पहचान रखते हैं। आगे आइए देखिए, ये तो सेम बात लिखी हुई है। अगला, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि एंड्रोसियम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यानी कि गाइनोशियम। अब चलिए भाई, ये तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, इससे पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। देखिए बच्चा, फ्लावर का 4 पार्ट होता है। फ्लावर का कितना पार्ट होता है? 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो होता है बच्चा, वो होता है सेपल। क्या होता है बच्चा? सेपल। दूसरा पार्ट होता है पेटल। या सेपल पेटल से अच्छा है दूसरा चीज लिखे इसको। आइए दूसरा चीज लिखते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चा कैलिक्स, दूसरा पार्ट होता है कोरोला, तीसरा पार्ट होता है एंड्रोसियम, और चौथा पार्ट होता है गाइनोसियम। ठीक है। कैलिक्स क्या है भाई? तो कैलिक्स जो है वो ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर है। ग्रीन लीफ लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर, लीफ लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कोरोला क्या है बच्चा? कलरफुल। आप जो फ्लावर में कलरफुल लीफ लाइक पार्ट होता है वो उसको कोरोला बोलते हैं ऑफ फ्लावर। फिर एंड्रोसियम और गाइनोसियम क्या है? एंड्रोसियम है बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोसियम क्या है?
तो सर एंड्रोसियम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोसियम क्या है सर? तो गाइनोसियम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ में आया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है बात? तो ये रही डिस्क्रिप्शन। अब बच्चा जो कैलिक्स और कोरोला है, बात समझ में आया क्या? फ्लावर का चार पार्ट है, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया। कैलिक्स बच्चा ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है, कोरोला कलरफुल पार्ट होता है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और गाइनोसियम क्या होता है बच्चा? गाइनोसियम आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपको हम बताएं कुछ अलग सी बातें। क्या बताएं बच्चा? जो कैलिक्स है उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर इन बड स्टेज। आप सभी लोग जानते हैं जब फ्लावर का कली होता है तो कली कलरफुल नहीं होता है। कली कैसा होता है? कली में आप देखे होंगे फ्लावर के ऊपर ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसी को कली बोलते हैं। और कली में जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन कवरिंग है जो उसको कवर करके रखा है कली को, उसी को क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। बात समझ में आया? अब बच्चा कोरोला, कोरोला कैसा है बच्चा? कोरोला का काम क्या है? अब कोरोला क्या है? कलरफुल पार्ट है, लाल पीला हरा ब्लू नीला, जो फ्लावर जिसको आप बोलते हो वो कोरोला होता है। तो कोरोला का काम क्या है? वो सुगंधित क्यों है? वो उतना अच्छा क्यों दिखता है? अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो कैलिक्स का काम है कि जब फ्लावर अपना बर्ड स्टेज में हो तो उसको प्रोटेक्शन देना। कोरोला का काम है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। अब बच्चा ये कैलिक्स और कोरोला क्या है? एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है। कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला क्या है बच्चा? एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है। ठीक है, समझ में आ गया सर। जबकि जबकि एंड्रोसियम 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 एंड गाइनोसियम क्या है बच्चा? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये समझ में आया, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और आपका कैलिक्स एंड कोरोला एसेसरी पार्ट है फ्लावर का। एसेसरी मतलब जो कि बाकी अदर काम में हेल्प करेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी आगे। बच्चा कैलिक्स तो गुच्छे को बोलते हैं, जितने भी ग्रीन पार्ट है, जितने भी ग्रीन लीफ है फ्लावर के बाहर, उसको हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो कैलिक्स का सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं? कैलिक्स सिंगल यूनिट, एक एक ग्रीन लीफ पार्ट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स के सिंगल यूनिट को बोला जाता है बच्चा सेपल। क्या बोला जाता है? सेपल बोला जाता है। ठीक है। दूसरा भाई, कोरोला के सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है? कोरोला के सिंगल यूनिट को बोला जाता है कोरोला सिंगल यूनिट। कोरोला के सिंगल यूनिट को बच्चा बोला जाता है पेटल। क्या बोला जाता है? पेटल। मतलब सारे कलरफुल जो पत्तियां होती है, पंखुड़ियां होती है किसकी? फूल की। सारे कलरफुल पंखुड़ियां को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोला। और उसमें से एक को क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। बात समझ में आया? एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे बच्चा? तो एंड्रोसियम के सिंगल यूनिट को बोला जाता है क्या? स्टामेन। क्या बोला जाता है बच्चा? स्टामेन। यानी बहुत सारे स्टामेन को मिला के क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। एंड गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है? गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है? तो गाइनोसियम के सिंगल यूनिट को बोला जाता है बच्चा, या तो आप कार्पेल बोल दो, इसको दो नाम दिया गया है, या तो कार्पेल बोल या तो इसको पिस्टिल बोल। आया बात समझ में? तो कार्पेल भी चलेगा, पिस्टिल भी चलेगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था जो आपको बाय हार्ट याद रखना है कि फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ठीक है,
कैलिक्स जो होता है वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में, कोरोला जो होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, कैलिक्स एंड कोरोला को एसेसरी पार्ट बोलते हैं और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। कैलिक्स के एक यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं, कोरोला के एक यूनिट को हम लोग पेटल बोलते हैं, एंड्रोशियम के एक यूनिट को हम लोग स्टैमेन बोलते हैं और गाइनोशियम के एक यूनिट को हम लोग कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। अब आइए जो लिखा हुआ है उस पे बढ़ते हैं। अब देख बच्चा, यही तो हम आपको बता रहे थे पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन टाइप का स्ट्रक्चर सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये ग्रीन स्ट्रक्चर है ना, ये दिख रहा होगा ना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बच्चा बोला जाता है, एक को बोला जाता है सेपल। ये एक के बारे में एरो दिखा रहा है तो एक को बोला जाएगा सेपल, और इसी के प्लूरल फॉर्म में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाएगा कैलिक्स। क्या बोला जाएगा, बहुत सारे सेपल यूनाइट करेंगे, बहुत सारे सेपल हो जाएंगे, मतलब 2 3 4 5 सेपल ग्रीन ग्रीन वाले होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैलिक्स बोलेंगे। अब ये बच्चा तुमको लाल वाला भी दिख रहा होगा, दिख रहा है इधर लाल वाला, इधर लाल वाला पार्ट दिख रहा होगा, है ना, ये लाल वाले को क्या बोलते हैं, पेटल। एक को हम लोग बोलते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं पेपर पेटल, और ऐसे ही बहुत सारे पेटल होते हैं एक फ्लावर में, क्या एक ही पंखुड़ी होता है क्या, नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, कोरोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, कोरोला। देख, अब यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, एक स्टैमेन, दो स्टैमेन, तीन स्टैमेन, चार स्टैमेन, पांच और 6 स्टैमेन, 6 स्टैमेन दिख रहा है। 6 स्टैमेन को मिला के, टोटली 6 स्टैमेन को मिला के हम लोग एंड्रोशियम बोलेंगे, लेकिन एक को बोलना होगा, एक को बोलना होगा तो क्या बोलते हैं, स्टैमेन। और स्टैमेन का भी 2 पार्ट है, अभी हम बताएंगे तुमको। ऊपर जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, और ये जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर है उसको फिलामेंट बोलते हैं। बीच में तुमको फिर ये बच्चा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये तुम्हारा कार्पेल है या पिस्टिल है। देख कहा गया, हाँ, या तो पिस्टिल या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कार्पेल। तो कार्पेल में कितना पार्ट है, सब पढ़ा चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट को बच्चा ओवरी बोलते हैं। तो चल, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग अलग अलग करके देख लेते हैं। कैलिक्स और कोरोला तो तुमको समझ में आ गया, कैलिक्स ग्रीन वाला होता है, कोरोला कलरफुल होता है। ग्रीन वाले को एक यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं, और जो कलरफुल वाला है उसका एक यूनिट को हम लोग पेटल बोलते हैं। चलो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक बार देख लेते हैं। तो बच्चा एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को क्या बोलते हैं, तो सर पेटल, सॉरी स्टैमेन बोलते हैं। सर एंड्रोशियम के सिंगल यूनिट को स्टैमेन बोलते हैं। अब बच्चा ये जो स्टैमेन है वो एक एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के गुच्छे में से एक को बोलते हैं। स्टैमेन का भी 2 पार्ट होता है, एक होता है बच्चा एंथर जो सबसे टिप पे लगा हुआ था, और दूसरा होता है बच्चा फिलामेंट। एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। अगर फिगर बनाया जाए तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या, स्टैमेन। ये किसका पिक्चर है, स्टैमेन का। स्टैमेन में जो ये डंटी वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। आया बात समझ में, तो ये है एंड्रोशियम का पिक्चर, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पिक्चर। अब आइए बच्चा गाइनोशियम के पिक्चर पे, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पिक्चर पे। तो गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को, गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को या तो कार्पेल बोला जाता है, या तो बच्चा कार्पेल बोल, या इसी को क्या बोल दे, पिस्टिल बोल। अब जो कार्पेल या पिस्टिल है इसका 3 पार्ट है, जैसे स्टामेन का कितना पार्ट था, 2 पार्ट, वैसे ही कार्पेल या पिस्टिल का 3 पार्ट होता है। क्या क्या होता है सर, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा। क्या बोला जाता है, स्टिग्मा बोला जाता है। बीच वाले को स्टाइल बोला जाता है, और स्टाइल के सबसे नीचे वाले पार्ट को ओवरी बोला जाता है। अगर फिगर हम बनाए तो फिगर इस तरीके का होगा बच्चा, फिगर इस तरीके का होगा, यानी ये रहा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो सबसे ऊपर है वो आपका स्टिग्मा है, सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा। ये बीच में जो है वो क्या है, स्टाइल। और ये जो नीचे फूला हुआ पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी।
ओवरी के अंदर आपको कैविटी दिख रहा होगा, इस कैविटी को क्या बोलते हैं बच्चा? ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर कैविटी है तो ओवेरियन कैविटी बोलिए, या इसका दूसरा नाम लोक्यूल होता है। क्या होता है? लोक्यूल होता है। अब इस ओवेरियन कैविटी में, इन ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? इन ओवेरियन कैविटी प्लासेंटा इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? प्लासेंटा इज प्रेजेंट थ्रू विच ओव्यूल्स आर अटैच। ठीक है, ओव्यूल्स आर अटैच। तो इसमें क्या होगा? ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा बच्चा? प्लासेंटा प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? प्लासेंटा प्रेजेंट होगा। यानी इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके का प्लासेंटा अटैच होगा और इसमें छोटे छोटे क्या अटैच होंगे? ओव्यूल्स। और यही ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं, बीज बनाते हैं। किसके अंदर? प्लांट के अंदर, फ्रूट के अंदर। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा पार्ट हो गया, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट और ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। अब आइए यहाँ पे देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सारा चीज डिस्कस किया जा चुका है। यहाँ पे अगर बात बताएं आपको, फिगर इसलिए लाया गया ताकि आपको और क्लियरली सब कुछ समझ में आए, है ना? आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा कि ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिख रहा है यहाँ से? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें सबसे ऊपर वाले को क्या बोला गया है? स्टिग्मा। बीच वाले को क्या बोला गया है? स्टाइल। और सबसे नीचे वाले को क्या बोला है? ओवरी। और तीनों को मिला के क्या बोला गया है? या तो पिस्टिल बोलिए या कार्पेल बोलिए। बात समझ में आया? अब आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाले को सेपल बता रहा है, कलरफुल वाले को पेटल बता रहा है, और ये जो डंटी है, फ्लावर के डंटी को पेडिसेल बोला जाता है, और फ्लावर के नीचे जो छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको ब्रैक्ट बोला जाता है। बात समझ में आया क्या? यहाँ पे अगर मेल वाले का पार्ट देखिएगा तो ये जो डंटी वाला पार्ट है उसको फिलामेंट बोल रहा है, और ये जो बल्ब वाला पार्ट है उसको एंथर बोल रहा है, और दोनों को मिला के स्टैमेन। तो ये सारी बातों को हम भी बता दिए हैं, यहाँ पिक्चर में भी शो हो गया। चलिए अब आइए देखिए, अब आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे एंड्रोशियम का एक पार्ट, यानी कि किसके बारे में? तो स्टैमेन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन। देखिए, स्टैमेन हैज टू पार्ट्स। क्या है भाई? वन एंड सिलेंडर स्टॉक called filament and terminal generally bilobed structure called anther। यहाँ पे क्या लिखा उससे मतलब नहीं है, क्या बता रहा है? स्टैमेन का दो पार्ट होता है। स्टैमेन का कितना पार्ट लिखा हुआ है? स्टैमेन का दो पार्ट होता है। कितनी बार बताएं आपको? बार बार बता रहा है। स्टैमेन का दो पार्ट होता है, एक होता है बच्चा फिलामेंट, रुक जाइए, एक होता है हीरो, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर, है ना? तो ये जो ऊपर है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? एंथर है, और ये जो डंटी है वो क्या है? फिलामेंट। यही तो बार बार बता रहा है। अब ये बोल रहा है कि एंथर बाइलोब्ड होता है। ये कैसे बोल रहा है? देखो, फिलामेंट अगर हम पिक्चर बनाए तो क्या इसी तरीके का स्टामेन का पिक्चर दे रखा है? बिल्कुल। इसमें दो पार्ट है, एक तो ये पतला सा डंडी है और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो क्या ये स्ट्रक्चर इस तरीके का है? जी सर, इसी तरीके का है। अगर इसको यहां से कट करोगे, ठीक है, ऐसे कट करके और तब ऐसे दिखा रहे, ये ऐसे है, इसको कट करके ऐसे पलट दिए तो सामने से दिख रहा है। अब सामने से देखोगे तो ये बच्चा इस तरीके का आपको दिखेगा, ये इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या, इसमें कितने लोब दिख रहे हैं आपको? बाई लोब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक लोब के अंदर जब आप कट करोगे तो एक लोब के अंदर वापस से यहां दो लोब आपको दिखेगा, दिख रहा है? ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको काट के ऐसे पलट दिए तो एक लोब में फिर वापस से दो लोब, एक लोब में फिर वापस से दो लोब, तो हर एक लोब में कितना दो लोब है? तो बाई लोब, और इसी को बोलते हैं डाइथीकस, ठीक है। क्या बोलते हैं? डाइथीकस। अब ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है बच्चा पॉलन सैक। क्या होता है यहाँ पे? पॉलन सैक। क्या है ये? पॉलन सैक। ये पॉलन सैक का काम क्या है? ये पॉलन सैक के अंदर बच्चा पॉलन ग्रेन बनता है। क्या है? पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है। इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन जो है वो बच्चा फॉर्म होता है। बात समझ में आया? इसीलिए इसको बाई लोब बोलते हैं। कितना लोब दिख रहा है? दो लोब। हर एक लोब में वापस से कितना लोब है? दो लोब। और हर एक लोब में क्या है बच्चा? तो पॉलन सैक है। पॉलन सैक के अंदर क्या होता है? पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
proximal end of filament is attached to thalamus or petal of flower and terminal end is attached to anther. ये क्या बोल दिया नया चीज, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि ये जो आपका फिलामेंट है इसका प्रॉक्सिमल एंड, अच्छा प्रॉक्सिमल एंड ये है प्रॉक्सिमल एंड है ना, ये है प्रॉक्सिमल एंड और यहाँ प्रॉक्सिमल एंड है तो ये किससे अटैच होगा, रिसेप्टेकल से, यहीं पे तो सब कुछ होगा चाहे वो स्कारपेल हो चाहे पिस्टिल यही होगा। और ये कौन सा एंड है, तो ये है बच्चा डिस्टल एंड, ये याद रखिएगा, एकदम फिगर दे देगा आपसे पूछ देगा कौन प्रॉक्सिमल एंड है कौन डिस्टल एंड, एकदम ऐसे ही पूछेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर डिफरेंट इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट फैमिली या स्पीसीज। क्या बोल रहा है सुनो, ये बोल रहा है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ और नंबर अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं, बस इतना ही सब बात बोल रहा है। चलिए आगे बढ़ो। जनरली एंथर इज बाइलोब एंड डाइथिकस हैविंग 2 lobes and each lobe having 2 theca separated by longitudinal groove that runs lengthwise। ये जो चीज अभी बता रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ वही बात है कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है क्या एंथर अंदर से, और हर एक लोब में 2-2 थीका होता है, इसीलिए इसको या तो बाइलोब बोलना है, ये एकदम रट जाना चाहिए, बाइलोब एंड डाइथिकस, ठीक है। तो पूछेगा कि एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा बोलना है कि सर बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है, बिल्कुल। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर शो दैट इट इज टेट्रागोनल 4-sided स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब। क्या बोल रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन, हम अभी बताए थे इसको कट करके ऐसे शो करना है, जब कट करके तुम सामने से दिखाओगे वही क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें क्या दिख रहा है कि 2 लोब है और हर एक लोब में 2 और 2 लोब है और उसमें क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया, या उसको हम लोग पॉलन सैक बोलेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको जो हम फिगर बनाए यही तो फिगर था, यही फिगर है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। अब हर एक सेक्शन में आपको कितना लोब दिख रहा है, एक लोब, कलर चेंज कर देते हैं आपको ज्यादा दिखेगा, एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाइलोब एंड डाइथिकस। क्या बोलेंगे इसको, बाइलोब एंड डाइथिकस। बार बार लिख रहे हैं इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे इतना सा पार्ट को काट के फिर इसको ऐसे दिखा रहा है, तो इसमें पता चलेगा कि जब बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो 4 लेयर होता है, कितना लेयर होता है, 4 लेयर होता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया हैज कितना लेयर, तो यहां लिखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया हैज 4 लेयर, कितने लेयर, 4 लेयर। आया बात समझ में, देखो सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ये पहला लेयर है। उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं, एंडोथेसियम, दूसरा लेयर है। उसके बाद कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर, तीसरा लेयर। और चौथा क्या है बच्चा, टैपेटम, ये चौथा लेयर है। कैसे याद रखोगे, सबसे बाहर कौन होगा, सबसे बाहर होगा बच्चा एपिडर्मिस। कलर चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो सबसे बाहर है बच्चा, अरे यार सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस। अच्छा चल देख इसी से, सबसे बाहर है एपिडर्मिस, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। एपिडर्मिस के बाद क्या है बच्चा, एंडोथीसियम, क्या है, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के बाद क्या है, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम के बाद है मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट में है बच्चा टैपेटम। तो ये 4 लेयर है किसका, माइक्रोस्पोरेंजिया का। ये कैसा है, ये आउटर है सबसे बाहर वाला, और ये सबसे अंदर वाला इनर। आया बात समझ में, जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड मैच्योर इनटू पॉलन सैक। क्या बोल रहा है कि जो ये आपका एंथर का पार्ट है इसको माइक्रोस्पोरेंजिया, कैसे, ये तो बस आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, ये इस तरीके से है, भिंडी को काटते हो तो ऐसा ही दिखेगा आपको भिंडी के अंदर से, ठीक है ना। तो इसको तो ये ऐसा डंटा है, इसको काट दिए हैं और ऐसे शो कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पूरे लेंथ में है, लॉन्गिट्यूडनली पूरे लेंथ में, यही बात को समझाया जा रहा है। नेक्स्ट,
अब है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ये तो अभी तुरंत बताए हैं आपको कि इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। बिल्कुल अभी देख रहे थे आप, सर्कुलर सर्कुलर दिख रहा था। सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर। कितने वॉल लेयर से सराउंडेड है बच्चा? 4 वॉल लेयर से। सबसे बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। उसके बाद इंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं बच्चा टैपेटम। यानी कि जब बाहर से चलोगे, आउटर लेयर हो गया ये, और ये हो गया आपका इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। तो जो टैपेटम होता है ना बच्चा, जो टैपेटम होता है वो मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लियर होता है। क्या होता है बच्चा? मल्टी न्यूक्लियर, यानी कि एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। तो टैपेटम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, बाकी सब में एक एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, outer three layer, outer three layer helps in protection and dehiscence of anther to release pollen। जो बाहर का 3 लेयर है, कौन कौन सा बाहर का 3 लेयर है? बाहर का 3 लेयर कौन कौन सा, बता जल्दी। तो बाहर का 3 लेयर है बच्चा, पहला लेयर है एपिडर्मिस, फिर है इंडोथीसियम, और फिर है मिडिल लेयर। ये 3 लेयर क्या करता है? एक तो प्रोटेक्शन देता है, किसको? अंदर में रखे हुए पोलन सैक को। और उसके बाद जब पोलन सैक में से पोलन ग्रेन को बाहर फेंकना होगा तो टूटने में भी मदद देता है यही बाहर वाला 3 लेयर। जो अंदर वाला लेयर है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, जिसका नाम है टैपेटम, हैज डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म है, एंड जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एंड नॉरिश द डेवलपिंग पोलन। यानी जो पोलन पोलन सैक के अंदर है, उसको नरिशमेंट, उसको न्यूट्रिशन, उसको फूड कौन देता है? सबसे अंदर वाला लेयर। जो सबसे पास होगा वही तो देगा। When anther is young, जब एंथर यंग होता है, ग्रीन कलर का होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल, इसके अंदर जो होमोजेनस सेल है, जो बहुत टाइटली एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ऑक्युपाइज द सेंट्रल ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। यानी कि जब एंथर नया है, जब एंथर बच्चा है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, देखिए इस बात को हम थोड़ा सा पिक्चर वाइज दिखाते हैं। चल, इनिशियली क्या होता है कि ये तुम्हारा क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो माइक्रोस्पोरेंजिया ये गोला गोला बना रहा है, वो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को अंदर बच्चा, ये इस तरीके का होमोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये होमोजेनस टिश्यू होता है, देख ले, इस तरीके का होमोजेनस टिश्यू होता है, ठीक है ना। जब एंथर नया है तब होमोजेनस का मतलब चारों तरफ से एक जैसा, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। इस होमोजेनस टिश्यू को क्या बोलेंगे बच्चा? इस होमोजेनस टिश्यू को हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू बोल रहे हैं। ये कब का बात है? एंथर यहाँ पे क्या है? यंग है। एंथर क्या है यहाँ पे बच्चा? यंग। अब यहाँ पे लिख कि एंथर मैच्योर हो गया, मतलब एंथर यहाँ पे मैच्योर हो गया। अब यहाँ से इस पोलन ग्रेन को बाहर जाना है, तब कैसा होगा? तब बच्चा देख ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, अब इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उसके अंदर बच्चा ऐसे स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं होंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चा पोलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। तो मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि पोलन ग्रेन कहां से बनता है? तो पोलन ग्रेन बच्चा बनता है स्पोरोजिनस टिश्यू से। कहां से बनता है बच्चा? तो स्पोरोजिनस से टिश्यू से, स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन बनता है थ्रू द प्रोसेस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। बात समझे क्या? थ्रू द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से बनता है बच्चा पोलन ग्रेन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। आइए देखिए, अब आ गया ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन क्या है बच्चा? As anther matures, cell of sporogenous tissue undergo meiosis and form microspore tetrads. Microsporogenesis is the process by which pollen grain mother cell undergo meiosis to form microspore. समझे क्या? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है थ्रू विच पोलन मदर सेल undergo meiosis to form microspore. बात समझे क्या? Cell in which microsporogenesis start is called microspore mother cell or pollen mother cell.
बात समझे क्या? तो अब आपको हम समझाते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। बच्चा देख, अभी हम बताए थे एक गोला को हम लोग क्या बोले थे, एक गोला को हम लोग बोले थे, एक गोला को हम लोग बोले थे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोले थे बच्चा? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक गोला को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया बोले थे। तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या था बच्चा? इनिशियली हो स्पोरोजिनस टिश्यू था। क्या था? स्पोरोजिनस टिश्यू। ला इसे भर देते हैं, होमोजीनस था इसलिए ऐसे भर रहे हैं, वरना ऐसे नहीं भरते। होमोजीनस का मतलब होता है चारों तरफ सिमिलर। तो इसके अंदर क्या था बच्चा? इस तरीके का तुमको स्पोरोजिनस टिश्यू था। ठीक था, याद है? स्पोरोजिनस टिश्यू। चलो बहुत बढ़िया, स्पोरोजिनस टिश्यू था। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू है तो टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा। इस टिश्यू का एक सेल को एक सेल को एक सेल को क्या बोलेंगे बच्चा? या तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। या तो बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएमसी। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम होता है पोलन मदर सेल। क्या होता है? पोलन मदर सेल। आया बात समझ में? तो इसको बोलेंगे पीएमसी। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो टिश्यू था उसमें से एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं या पोलन मदर सेल बोलते हैं। इस एमएमसी या पीएमसी में, इस एमएमसी इस एमएमसी या पीएमसी में मियोटिक डिवीजन होगा। क्या होगा बच्चा? MEIOSIS, मियोसिस होगा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बच्चा माइक्रोस्पोर। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। बात समझे क्या? माइक्रोस्पोर कैसे बोले? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बना तो माइक्रोस्पोर, या पोलन मदर सेल से बोलेंगे तो पोलन ग्रेन। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। सिंपली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना हलवा में है ये, और एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो समझ ही नहीं आता है। तो इतना हलवा चीज है ना। चलो देख, हो गया? क्लियर है? चल आगे बढ़। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is potential pollen और microspore pollen mother cell। अभी तो तुरंत बताए हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इनिशियल कंडीशन में पूरा का पूरा टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। उस पूरे स्पोरोजिनस टिश्यू में जितने भी सेल हैं उन सारे सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल या पोलन मदर सेल बोल। उस पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। तो या तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, या बनेगा पोलन ग्रेन। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। Initially, microspores are arranged in cluster of 4 cells called microspore tetrad, and when anther mature and dehydrate, they dissociate from each other and develops into pollen grain। तो बच्चा देख इधर एक चीज और क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे ही तुम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में मियोसिस करवाओगे, क्या करवाओगे? मियोसिस करवाओगे, तो क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनता है बच्चा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। मतलब कि बनता तो पोलन ग्रेन ही है, लेकिन वो किस फॉर्म में रहता है? ऐसे रहता है, देख ये चार लोग एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, चार लोग एक साथ जुड़े हुए रहते हैं, और जो इसको घेर के रखता है ना उसको कैलेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेज एंजाइम। यानी कि कैलेज एंजाइम से घिरा हुआ रहता है क्या? ये चार चार माइक्रोस्पोर। इसमें कितने माइक्रोस्पोर है? चार माइक्रोस्पोर है। कितने स्पोर है? चार माइक्रोस्पोर है। और जब ये मैच्योर होगा, एंथर मैच्योर होगा और फूटेगा, तो हर एक माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। हर एक माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं या तो माइक्रोस्पोर या बोल दे तुम पोलन ग्रेन। तो कुछ अलग बात नहीं है, बोल रहा है कि जब बनता है ना माइक्रोस्पोर तो चार चार का एक समूह बन जाता है और ऊपर से कैलेज एंजाइम से ढक जाता है। लेकिन जैसे ही मैच्योर होगा और ये कंप्लीट होगा, जब ये इसको फूटना होगा और फैलना होगा चारों तरफ बीज को, सीड को, तो क्या होगा? ये कैलेज एंजाइम हट जाएगा और ये चारों माइक्रोस्पोर फ्री हो जाएंगे। इसी को माइक्रोस्पोर बोलिए या पोलन ग्रेन बोलिए। बात समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। और आज का क्लास समाप्त, और आप सभी नन्हे बालक को थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें।